व्हाट्स अप दोस्तों, कैसे हो भाई, कैसे हो? हॉरर देख। अरे क्या हॉरर है, जरा देखो तो क्या हॉरर है। मैं देखना चाहता हूँ ये वीडियो आपके साथ। इस पे लिखा है डोंट वॉच अलोन। लाइट्स ऑफ करूँ? ठीक है भाई, कर देते हैं। एनीवेज भाई, ये वीडियो लगाते हैं, ठीक है? ये वीडियो लगा रहे हैं भाई, ठीक है? चलिए वीडियो देखो। सन 1985 उत्तर प्रदेश के इटावा में शरीफपुरा नाम का एक छोटा सा गांव है। उन दिनों गर्मियों का मौसम था। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही थी वैसे वैसे एक खास दिन नजदीक आ रहा था। 19 जुलाई। शाम होते ही गांव में एक ऐसी घटना घटी कि सबके दिल दहल गए। हालात इतने खराब हो गए कि लोगों ने अपने बच्चों को घरों के अंदर कैद कर लिया और सड़कें एकदम सुनसान हो गई। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। जो लोग अक्सर गलियों में दिखा करते थे वो अब अपनी खिड़कियों से सिर्फ झांक रहे थे। यार फुल स्क्रीन नहीं हो सकता, सॉरी। ये लो। सांसें फांसें की वहीं चली। पर्चे तब भाई जवाब कि ऐसी बात हज गई भी जो कि हम लोगों को नहीं, किसी को पहचाना ही नहीं। 19 जुलाई सन 1985 की उस शाम गांव की एक औरत अपने घर के दरवाजे पर खड़ी खड़ी अचानक लंबी लंबी सांसें लेते हुए दम तोड़ देती है और अपने प्राण त्याग देती है। उसके सास ससुर जोर जोर से रोने लगे। गांव के लोकल डॉक्टर ने जब उसकी नब्ज देखी तो डॉक्टर ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। अब तो उसकी बॉडी भी पीली पड़नी शुरू हो गई थी। पूरा गांव इस हादसे के बाद सदमे में था। उधर घबराए हुए गांव वालों ने उस परिवार को सलाह दी कि इससे पहले कि कोई नेगेटिव एनर्जी पूरे गांव में फैले, बेहतर होगा इसका अंतिम संस्कार जल्द से जल्द कर दिया जाए। हिंदू रस्मों के अनुसार क्योंकि वह शादीशुदा थी तो उसका हार श्रृंगार गांव की औरतें मिलकर करने लगी। अब ध्यान से सुनना, सारी इंटरेस्टिंग चीजें यहीं से होनी शुरू होती हैं। जिस कमरे में उस डेड बॉडी का हार श्रृंगार चल रहा था, अचानक ही वहां से एक औरत की जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। जब बाकी औरतों ने उस लेडी से पूछा क्या हुआ कि तभी उसी कमरे से एक दूसरी औरत की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। देखते ही देखते करीब 19 औरतें घबराहट में चीखती हुई उस कमरे से बाहर भाग गई। वो लगातार कांपे जा रही थी, जिसे देख गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस कमरे में घुसने की कि कोई जाकर देखे कि वहां चल क्या रहा है। तभी अचानक गांव वालों के कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। जब सबने ध्यान से सुना तो उन्हें पता चला कि कोई उस कमरे से कट 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 की आवाज करे जा रहा था, जो लगातार बढ़े जा रही थी, मानो जैसे दो हड्डियां आपस में टकरा रही हों। उस भयानक आवाज को सुन आधे गांव वाले तो तभी के तभी भाग खड़े हुए और सबने अपने घरों में घुस दरवाजे बंद कर लिए। खौफ इतना था कि जो लोग वहां रुके हुए भी थे उनमें से भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई झांक के देख सके कि उस कमरे में आखिर चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा था उस कमरे में, जिसे देख लोगों ने अपने बच्चों तक को घरों में कैद कर लिया। वो कट 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 की आवाज अभी भी कानों में चुभ रही थी। बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि अमेरिका से यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के साइंटिस्ट जब इटावा के शरीफपुरा गांव में पहुंचे, अमेरिका से साइंटिस्ट पहुंच गए। जो उन्होंने वहां देखा तो उसे देख उनका भी कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने देखा पैंशोत यहाँ पाए तो लाइट ही नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। पैंशोत देखिए, हो सकता है और मुझे यकीन है कि आपने भी यह स्टोरी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सुनी होगी, पर मैं नहीं, मैंने नहीं सुनी। आपको यकीन दिलाता हूं इंटरनेट पर इससे जुड़े हर फैक्ट को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। मतलब जो मन में आ रहा है वही बके जा रहे हैं। हुआ क्या, बताया कुछ और जा रहा है। जो लोग इस स्टोरी को तोड़ मरोड़ कर दिखा रहे हैं शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि यह सच्ची कहानी उनकी सोच से भी भयानक है, जिनके बारे में तो उन्हें पता भी नहीं होगा। और आपको भी लिटरली, मैंने भी अपनी पूरी लाइफ में कभी इस तरह की कहानी को नहीं पढ़ा ना सुना। ये कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम है। जब मैं इसके ऊपर आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो यकीन मानिए मेरा दिमाग हिल गया था। अब मुझे पता है अगले 7 दिनों यह कहानी मेरे दिमाग में घूमने वाली है। लिखकर दे रहा हूं, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इस स्टोरी को दिमाग से निकाल नहीं पाओगे। आज की वीडियो लंबी होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस टुडे स्पॉन्सर। यार पूरी वाइब खराब कर दी इसने हॉरर की। अभी डरने बैठे थे, अभी पता नहीं कब बिजनेस डेवलपमेंट चालू हो गया भाई। सन 1968
इटावा के एक छोटे से गांव अंगद का नगला में रहने वाले छोटे सिंह नाम के व्यक्ति के घर में एक नन्ही बेटी का जन्म हुआ। उसने अपनी बेटी का नाम सुमित्रा सिंह रखा। छोटे सिंह गुजरात के एक टेक्सटाइल मिल में काम करता था। काम के सिलसिले में छोटे सिंह और उसकी बीवी को कई बार माइग्रेट करना पड़ता था। इसलिए जब उनकी बेटी 5 साल की हुई तो छोटे सिंह ने बीरपुर में रहने वाली अपनी भतीजी फूलमाला के पास सुमित्रा को रहने के लिए छोड़ दिया। सुमित्रा को हमेशा ही अपने पेरेंट्स की कमी खलती थी। जब वो 11 साल की हुई तो उसकी माँ चल बसी और वो और भी ज्यादा अकेलापन फील करने लगी। जब वो 13 साल की हुई तो उसके पिता ने सुमित्रा की शादी शरीफपुरा में रहने वाले जगदीश सिंह से कर दी। देखिए, अब काम के तलाश में जगदीश को अक्सर दिल्ली में रहना पड़ता था। मजबूरी थी, घर भी तो चलाना था। कभी कभी तो महीनों के लिए उसे घर से दूर रहना पड़ता था। उधर सुमित्रा बेचारी जो बचपन से ही अकेली रही थी, बचपन में माँ बाप करीब नहीं रहे और शादी के बाद पति, जिससे वो और भी ज्यादा लोनली फील करने लगी। लेकिन अब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दिसंबर 1984 सुमित्रा ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया और अब पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके बेटे की वजह से उसका सारा अकेलापन अब दूर हो जाएगा। वो अपने बेटे को हमेशा अपने सीने से लगा कर रखती। जिंदगी में पहली बार सुमित्रा बहुत ज्यादा खुश थी, पर शायद भगवान को यह मंजूर नहीं था। जब उसका बेटा करीब 2 महीने का हुआ तो एक सुबह सुमित्रा अपने बेटे को छाती से बांधकर गांव के कुएं से पानी लेने जा रही थी। एक हाथ में बाल्टी थी तो दूसरा हाथ उसने अपने बेटे के सर पर रखा हुआ था। उस कच्ची सड़क पर चलते चलते अचानक वो एक जगह पर थम गई, पॉज हो गई और उसके हाथ से वो बाल्टी नीचे गिर गई। बाल्टी की आवाज सुनकर गांव वालों का ध्यान उस तरफ गया। उन्होंने देखा सुमित्रा एक स्टैचू की तरह एक ही जगह पर खड़ी हुई थी। जब एक महिला सुमित्रा के पास जाकर पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो, लेकिन सुमित्रा आगे से कुछ नहीं बोली। वो वैसे की वैसे ही खड़ी रही। जब उस औरत ने सुमित्रा की ओर देखा तो उसने देखा सुमित्रा के हाथ पीछे की ओर मुड़े हुए थे। तभी उसका ध्यान सुमित्रा के चेहरे की तरफ गया तो उसने देखा सुमित्रा की आंखें गोल गोल घूम रही थी और वो जोर जोर से दांत पीसने लगी। वो दांतों को इतनी जोर जोर से पीस रही थी कि उससे निकलने वाली आवाज लोगों को दूर दूर तक सुन रही थी। दांतों की जोर जोर से कच कच की आवाज सुन आगे खड़ी औरत जोर से चिल्लाई और डर के मारे पीछे हट गई, जिसकी वजह से सुमित्रा के सीने से लिपटा वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उस औरत को लगा शायद सुमित्रा के अंदर कोई भूत आ गया है। देखिए, अब वहां खड़े लोगों को डर लगने लगा था। अब धीरे धीरे सुमित्रा की ऐसी हालत को देखने के लिए वहां भीड़ उमड़ उठी। लोगों को अब कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि किया क्या जाए। 5 मिनट बीत गए। सुमित्रा लगातार दांत पीस रही भाई थी ये कैसे कर रहा है, ये आवाज बढ़िया। और अपनी आंखों को तेजी से हिलाई जा रही थी, जिससे वहां पूरा डर का माहौल बन गया। इससे पहले कि गांव वाले कुछ समझते, अचानक सुमित्रा के दांतों के पिसने की आवाज बंद हो गई और उसे एकदम से होश आ गया। होश आने के बाद जब उसने आसपास देखा तो सभी लोग उसी की ओर घूरे जा रहे थे। तब तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। तब वो नोटिस करती है कि उसका बेटा सीने से बंधा रोए जा रहा था। वो उस वक्त इतना ज्यादा शर्मिंदा फील करती है, वो जल्दी से उस बाल्टी को उठा के भीड़ से निकलकर अपने घर जाती है बिना किसी से नजर मिलाए। लेकिन उसे ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि पक्का उसके साथ कुछ तो हुआ था उस वक्त, जिसे लोग उसे बता नहीं रहे थे। खैर, फिर भी उसने सोचा शायद थकान और टेंशन की वजह से ये हो गया होगा, इसलिए उसने उस बात को इग्नोर कर दिया। वो रात गुजरी, कुछ दिन और बढ़िया बीते। लेकिन फिर कुछ दिन बाद सुमित्रा के ससुर जी जब अपने कमरे में बैठे हुए थे तो उन्हें अचानक कट 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 की आवाज सुनाई देने लगी। जब वो उस आवाज का पीछा करते हुए उस कमरे से बाहर निकले तो वो देखते हैं उनकी बहू एक जगह पर जम गई, एकदम पॉज। उसके हाथ मुड़ गए, जैसे पीछे की ओर मुड़कर टूटने की कोशिश कर रहे हो, और उसकी आंखें घूम घूम कर खोपड़ी में घुसने की कोशिश कर रही थी और दांतों के इस तरह पीसने की वजह से वो कट 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 की आवाज आ रही थी, जिसे देख सुमित्रा के ससुर के तोते उड़ गए। और तैसे ही कहाँ गए वो? बात करते थे, मेरे को एक पॉडकास्ट करना था। अंदाज दिया तुम लगा, तैसे ही लगा ही लोग जाते। और वो घबराया हुआ सुमित्रा की सास को आवाज लगाता है। उसकी सास का इस मंजर को देख गला सूख गया और वो जोर जोर से चिल्लाकर सुमित्रा को होश में लाने की कोशिश करती। पानी ला दे, पानी ला दे। गैजेट की गला सूख गया था। लेकिन सुमित्रा टस से मस नहीं हुई। अब धीरे धीरे आसपास के पड़ोसी भी घर में इकट्ठा होने लगे। सभी लोग सुमित्रा का ये रूप देख सहम उठे। लोग कहने लगे पक्का इसे किसी पिशाच ने जकड़ लिया। 10 मिनट तक यह सिलसिला यूं ही चला। फिर अचानक सुमित्रा की आंखें एक जगह पर रुकी और दांतों के पीसने की आवाज भी थम गई। सुमित्रा को होश आ गया था। अब जैसे ही वो अपने आसपास लोगों को देखती है, शर्म के मारे वो घूंघट ओढ़ लेती है। वो सबसे पूछती है क्या हुआ, अब मुझे इस तरह क्यों घूर रहे? उसकी सास बोली
क्या हुआ था अभी तुम्हें? सुमित्रा बोलती है कुछ भी तो नहीं, मैं बस खाना बनाने जा रही हूँ। खैर घर वालों ने फिर कुछ नहीं। So everybody just ignored this, like मतलब everybody just ignored this. मतलब ये सब होता रहता था और सब बस उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे, तो बस इग्नोर कर दिया सबने। पूछा। एज यूजुअल सुमित्रा अपने घर के काम काज में घुस जाती है और अपने बेटे को दूध पिलाकर सुला देती है और खुद भी सो जाती है। देखिए अब घर वाले तो घबरा गए थे। वो अपनी घबराहट में अपने बेटे जगदीश को कॉल लगाते हैं और कहते हैं भाई जल्दी आ जाओ, अपनी बीवी को संभालो। तभी गांव वालों ने सुमित्रा के साथ जो कुएं पर हादसा हुआ था उसकी भी बात छेड़ दी, जिसे सुन सुमित्रा के सास ससुर ने एक लोकल तांत्रिक को बुलाया। उसने अपने मंत्र वगैरह पढ़े और सर वगैरह घुमाया और कहा इसे कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। उधर जगदीश ने अपनी नौकरी छोड़ दी और घर आ गया और गांव के आसपास काम करके गुजारा करने लगा, क्योंकि उसके परिवार को डर था कि कहीं सुमित्रा अपने बच्चे के साथ कुछ कर ना दे। तो सुमित्रा ने भी अपने बच्चे से दूरी बनाना शुरू कर दिया। भले ही उसे अपने बच्चे से दूर रहना पसंद नहीं था, लेकिन बच्चे की सेफ्टी के लिए उसे यह कड़ा कदम उठाना पड़ा। अब बच्चा सिर्फ अपनी दादी के पास रहता। एक तरह से दादी ही उस बच्चे की माँ बन गई थी। सुमित्रा अपने बच्चे के साथ तभी टाइम बिताती जब कोई घर वाला उनके पास होता था, ताकि सुमित्रा का अगर वो वाला रूप वापिस आ जाए तो घर वाला उसके बेटे को बचा सके। देखिए यह सिलसिला कई महीनों तक चला। अगले 5 महीनों तक सुमित्रा को बीच बीच में दौरे पड़ा करते थे। कभी कभी तो वो घंटों के लिए उसी रूप में रहती, आंखें गोल गोल घूमना, दांतों का कच कच और एक जगह स्टैचू। पर धीरे धीरे अब उसके साथ कुछ अलग होने लगा। अब वो जब भी उस रूप में जाती तो कुछ बड़बड़ाने भी लगती। परिवार वालों को समझ में तो नहीं आता था, पर उसने बड़बड़ाना नहीं छोड़ा। सुमित्रा के ससुराल के अकॉर्डिंग एक बार तो उसके अंदर एक औरत की आत्मा आ गई थी, जो उसी कुएं के अंदर गिरकर मरी थी। तो एक बार एक बूढ़े बंदे की आत्मा घुस गई। ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर आता है 16 जुलाई 1985 का वो दिन, जहां से यह स्टोरी अब बिल्कुल चेंज होने वाली है। सुमित्रा और उसके परिवार ने दोपहर का खाना खा लिया था और सब आराम कर रहे थे। सुमित्रा भी सोच रही थी कि चलो थोड़ा सुस्ता लिया जाए, कि तभी अचानक उसने अपना वो रूप धर लिया। उसका दांतों का कटकटाना और आंखों का गोल गोल घूमना शुरू हो गया था। लेकिन इस बार उसने अपने उस रूप में एक ऐसी बात बोली जिसे सुन पूरे परिवार वालों के गले सूख गए। सुमित्रा एक भयानक और एक पराई और अनजान सी टोन में बोली, आज से ठीक 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। इतना कहते ही वो होश में आ गई और सभी परिवार वाले भौचक्के से और सहमे हुए उसी की ओर देख रहे थे कि यह साला हो क्या गया, ये क्या बोल रही है। फिर सुमित्रा एकदम से बोली, देखिए मुझे कुछ तो एहसास हो रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझसे कुछ भी मत छुपाना, फटाक से बोल दो, आज क्या हुआ, आज क्या बोला मैंने। सुमित्रा के पति जगदीश ने बोला, क्या तुम्हें याद नहीं तुमने अभी क्या बोला। सुमित्रा आगे से बोली, नहीं। सुमित्रा के पति ने उसे बताया, तुमने अभी उस रूप में बोला कि आज से ठीक 3 दिन बाद तुम मर जाओगे। सुमित्रा बोली, क्या बकवास कर रहे हो। जब सभी उसके ससुराल ने बात को कंफर्म किया तब जाकर उसने माना। देखिए अब सुमित्रा को भी डर लगने लगा था। आपने नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज देखी होगी जिसका नाम है हेलबाउंड। उसके अंदर भी कुछ ऐसा होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कोई आत्मा या कोई चीज आती है परछाई और वो बताती है लोगों के मरने का दिन और टाइम। वो काफी भयानक वेब सीरीज थी। यहाँ रियल स्टोरी में भी कुछ उसी वेब सीरीज की तरह चल रहा है। सुमित्रा की बात पर आए तो अगले 3 दिन तक वो बढ़िया रही, उसके ऊपर कोई भूत सवार नहीं हुआ। 19 जुलाई सन 1985 ये वही दिन था जब सुमित्रा ने भविष्यवाणी की थी उस रूप में आकर कि वो मर जाएगी, और वो खास दिन आ गया था। सुबह होते ही सुमित्रा ने डिसाइड कर लिया था कि आज वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसकी भविष्यवाणी सही साबित और सच होने का खतरा हो। और हाँ, आज उसने अपने बच्चे से भी दूरी बनाकर रखी ताकि वो सुरक्षित रहे। सुबह निकली, दोपहर भी बीत गई, लेकिन सुमित्रा का कुछ नहीं हुआ। उधर घर वाले भी खुश थे कि भगवान का लाख लाख शुक्र है, सुमित्रा की भविष्यवाणी गलत साबित होने वाली है। जैसे ही शाम हुई, सुमित्रा ने सोचा क्यों ना बाहर की ताजी हवा ली जाए, तो वो दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। उसे देख उसकी पड़ोसन उसके पास आई। फिर वो दोनों हंस हंस कर बातें करने लगी। अभी वो दोनों बातें कर ही रही थी कि सुमित्रा एक जगह पर मूर्ति बनकर खड़ी हो गई। उधर सुमित्रा की पड़ोसन को एहसास हो गया कि अब वो उसी रूप में आने वाली है। लेकिन इस बार सुमित्रा ने ना तो दांत कटकटाए और ना ही हाथों को पीछे की ओर किया, लेकिन सुमित्रा के हाथ जो नीचे लटके हुए थे उसे ऊपर उठाया और उन्हें अपने माथे पर रख ली। फिर वो अपने सर को जोर जोर से हिलाने लगी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। फिर एकदम से उसके हाथ नीचे गिर जाते हैं और वो फिर से दरवाजे पर मूर्ति की तरह अकड़कर खड़ी हो गई। फिर आखिरी बार उसके मुंह से एक लंबी सांस निकलती, फिर वो बहुत ही गहरी और भारी आवाज निकालने लग जाती है। यह सिलसिला कुछ समय तक चला
फिर देखते ही देखते सब कुछ शांत हो गया। सुमित्रा के परिवार वाले भागकर जब सुमित्रा के पास पहुंचे, उन्होंने देखा वो खड़ी थी पर उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी सांस भी बंद हो गई थी। परिवार वाले बहुत डर गए थे, तो उन्होंने गांव के एक लोकल वैद्य को बुलाया। लेकिन जैसे ही वैद्य जी ने उसकी हार्ट बीट और नर्व्स चेक की, तो आते ही उसने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया, यानी मृत घोषित कर दिया। पूरा गांव इस हादसे के बाद सहम उठा। उन्हें पता था सुमित्रा ने अपनी मौत की खुद भविष्यवाणी की और वो उसी दिन मर गई। गांव में बातें होने लगी कि ये तो कोई ईश्वर का प्रकोप है, तो कोई इसे श्राप का नाम दे रहा था। घबराए हुए गांव वालों ने अपने बच्चों तक को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। कुछ गांव वाले सुमित्रा के घर पहुंचे और उसके परिवार को कहा, इससे पहले कि कोई नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी गांव में फैले, जल्द से जल्द सुमित्रा का अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। गांव के लोग सुमित्रा के अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों में जुट गए। हिंदू रस्मों के अनुसार सुमित्रा का हार श्रृंगार गांव की औरतें करने लगी। सुमित्रा को मरे हुए अब करीब 21 मिनट बीत गए थे। एक तरफ गांव वालों ने लकड़ी का सामान जुटाया और बेड बनाया, और उधर दूसरी तरफ सुमित्रा का भी हार श्रृंगार औरतें अब कंप्लीट करने वाली थी। लेकिन जिस कमरे में सुमित्रा का हार श्रृंगार चल रहा था, बाहर खड़े गांव वालों को वहां से अचानक एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। अभी बाकी औरतें पूछ ही रही थी कि क्या हुआ कि तभी 19 और औरतें जोर जोर से चीखती हुई उस कमरे से बाहर भागी। बाहर लोग डरे घबराए हुए और पूछ रहे हैं हुआ क्या। तब उन्हीं में से एक औरत अपनी उंगली उस कमरे की ओर करती है जिस कमरे में सुमित्रा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और कहती है, सुना तुझे आज अकेले ही है, सोचे याद दिला दूं। अरे यार बहुत इन्वेस्टेड हूं मैं। सुमित्रा ने अभी अपनी आंखें खोली, जिसके बाद उसने अपनी आंखें बंद की और बंद आंखों की पुतलियां हिल रही हैं, कुछ उसी तरह से जैसे बंद आंखों में आप सपना देखते हैं और आपकी आंखों की पुतलियां हिलती रहती हैं। बहुत ही खौफनाक मंजर था। लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर घुसने की और जाकर देखने की। फिर कुछ जिगरे वाली औरतें हिम्मत करके उस कमरे में घुसी, और जब उन्होंने सुमित्रा की डेड बॉडी की ओर नजर घुमाई तो उन्होंने देखा कि सुमित्रा के फेफड़े एकदम से फूल गए, और फिर एकदम से बहुत गहरी सांस छोड़ते हुए सुमित्रा एकदम से उठकर खड़ी हो गई। वहां खड़ी सभी जिगरे वाली औरतें चिल्लाते हुए कमरे से बाहर की ओर दौड़ी। बाहर खड़े सुमित्रा के ससुर ने जब उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया सुमित्रा का भूत फिर से वापस आ गया और वो बैठकर दांत कटकटाए जा रही है। जब यह बात सुमित्रा के पति को पता चली तो वो भागकर सुमित्रा के पास गया। उसने देखा वो वही अपने दूसरे रूप में थी। फिर एकदम से दांतों के कटकटाने की आवाज बंद हुई और सुमित्रा को होश आ जाता है। वो आसपास खड़े लोगों को पूछती है, मैं कहां हूं और आप लोग कौन है। फिर से उस डॉक्टर या कह लीजिए वैद्य को बुलाया जाता है। वैद्य उसकी नब्ज और हार्ट बीट चेक करता है और बोलता है चमत्कार हो गया, सुमित्रा वापस जिंदा होगी। अबे साले वो सामने खड़ी है, तू क्या नब्ज चेक कर रहा है। खैर ये इसने खुद बोला कि उधर किसने बोला था। उसकी हालत बढ़िया देख सुमित्रा का पति उसे रोते हुए जोर से कस कर उसे गले लगा लेता है कि तभी सुमित्रा अपने पति को जोर से धक्का मारती है और बोलती है, कौन हो तुम, और किसी पराई औरत को गले लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। वो उसे बताता है, बावली मैं तेरा पति हूँ, ये तेरी सास है, ये तेरा ससुर है और ये तेरा बेटा है, तुम्हारा जिगर का टुकड़ा जिसे तुम अपने सीने से लगा कर रखती हो। फिर सुमित्रा जोर से चिल्लाती है, नहीं मैं तुम में से किसी को नहीं जानती और ये मेरा बेटा नहीं है और ना ही तुम मेरे पति हो। वैद्य उनके परिवार को कहता है, सुमित्रा अभी सदमे में है, इससे थोड़ा दूर रहो, यह अपने आप ठीक हो जाएगी। वो रात बीती, अगली सुबह आ जाती है। सुमित्रा बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन अभी भी उसकी याददाश्त वापस नहीं आई। वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने दे रही थी, खासकर अपने पति को। सुमित्रा ने तो अपने घर से भागने की भी कोशिश की थी, लेकिन किसी तरह से जगदीश उसे पकड़कर वापस ले आता है। वो जोर जोर से चीखती है, तुम मेरा परिवार नहीं हो, मुझे मेरे बेटों रिंकू और टिंकू के पास जाना है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दो। तभी सुमित्रा का पति बोला, अरे तुम क्या बके जा रही हो, तुम्हारा सिर्फ एक ही बेटा है और वो तुम्हारे सामने है। लेकिन वो कहां मान रही थी। जगदीश के परिवार वालों ने काफी बाबाओं और तांत्रिकों को अपने घर बुलाया, लेकिन कोई भी उसका इलाज न कर पाया। फिर एक दिन आखिरकार सुमित्रा ने अपने पति के सामने अपना मुंह खोला। फिर जो उसने बोला उसे सुन सब हैरान, सबके रोंगटे खड़े हो गए, तोते उड़ गए और भौचक्के रह गए। सुमित्रा बोली, मेरा नाम सुमित्रा नहीं शिवा द्विवेदी है और मैं डिबियापुर की रहने वाली हूँ। लेकिन सुमित्रा के पति को लगा दोबारा जीवित होकर शायद उसका दिमाग घूम गया और ये हमेशा के लिए अब ऐसी ही रहेगी, क्योंकि महीनों बीतने के बाद भी वो पहचान नहीं रही थी और अपने बेटे की तरफ तो उसने देखा तक नहीं और सिर्फ रिंकू टिंकू को मिलने की जिद लगाए रखी। खैर सुमित्रा का पति उसे बहुत चाहता था, उसे प्यार करता था,
तो वो उसे उसी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए बेबस था। अब मैं जो आपको बताऊंगा उसे सुन शायद आप हैरान हो जाओ। सुमित्रा कभी भी स्कूल नहीं गई। वो एक तरह से अनपढ़ी थी, हल्का फुल्का शायद कुछ अक्षर वगैरह पढ़ पाए, वो अलग बात है। लेकिन अब एकदम से दोबारा जिंदा होने के बाद उसके पढ़ने और लिखने की एबिलिटी भी बढ़ गई थी। अब तो वो इंग्लिश भी बोलने लगी थी। इस चेंज के अलावा उसके पहनावे में भी बदलाव आया। वो अब थोड़ा अर्बन स्टाइल में, या कह लीजिए शहरी औरतों की तरह साड़ी पहनना चालू कर देती है। और उसने पुराने वाले बर्तनों से खाना खाने से भी मना कर दिया। उसने कहा मुझे साफ बर्तन चाहिए और उसे छुएगा भी नहीं कोई। और यहां तक कि उसने ये भी कहा कि मैं बड़ी जात से हूं, मुझे छूना भी मत। उस जमाने में आपको पता ही है किस तरह की जात पात का माहौल था। इसके अलावा उसकी अब वॉइस भी हाई पिच में चली गई थी और वो अपने पति और परिवार वालों के साथ थोड़ा रूड तरीके से बात करने लगी, बदतमीजी से, जैसे वो उससे नीची जात के हो। देखिए अब उसके इस बिहेवियर को देख उसके पति और आसपास के लोगों ने अंदाजा लगाया कि जब वो 21 मिनट के लिए मरी हुई थी तो उसके दिमाग पर कोई किसी तरह का मानसिक अटैक हुआ होगा, जिसकी वजह से वो ऐसा बर्ताव कर रही है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब सुमित्रा के पति और परिवार सुमित्रा स्कूल नहीं गई, जेश थी क्या? अच्छा, थैंक यू 100 रुपए के लिए वालों ने भी कोशिश करना छोड़ दिया था। लेकिन भाई, हाँ, बीट उन्होंने ड्रॉप हो रहा है, इतना बीट ड्रॉप ध्यान हो रहा है। जरूर रखा कि कहीं वो बीट कहीं ड्रॉप हो रहा भाग है। ना जाए। इसी तरह कुछ और महीने बीते। बीट ड्रॉप हो रहा है भाई। फिर आती है वो तारीख जिस दिन सुमित्रा के परिवार वालों पर कहर टूट पड़ा। 19 अक्टूबर सन 1985 एक अनजान शख्स उनके घर का दरवाजा खटखटाता है। सुमित्रा के पति ने दरवाजा खोला। उसने देखा एक बुजुर्ग आदमी सूट बूट पहने एक बड़ी सी किताब अपने सीने से लगाए हुए उनके घर के दरवाजे से सिर्फ 5 फुट दूर खड़ा था। वो आदमी अपना नाम राम सिया त्रिपाठी बताता है और सुमित्रा के पति से पूछता है कि क्या यहाँ कोई ऐसी औरत रहती है जो कुछ समय से अजीब हरकतें कर रही हो या उसके ऊपर किसी आत्मा ने कब्जा किया हो। देखिए सुमित्रा के पति को कोई आइडिया नहीं था कि यह आदमी कौन था और कहां से आया था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस साहिब को भला मेरी बीवी के बारे में कैसे पता। सुमित्रा के पति ने थोड़ा टाइम सोचा और उस आदमी को ऊपर से नीचे 2-3 बार घूरा और कहा यहाँ वेट करो, इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। उधर जगदीश ये सोचते हुए कि ये आदमी कौन हो सकता है, सुमित्रा के कमरे में पहुंचा और सुमित्रा से बोला कि कोई राम सिया त्रिपाठी नाम का आदमी बाहर दरवाजे पर खड़ा हुआ है। आमतौर पर सुमित्रा अपने पति और परिवार वालों की बात नहीं सुना करती थी और उन्हें इग्नोर कर दिया करती थी। उसके पति ने सोचा आज भी ये वही करेगी, लेकिन जैसे ही सुमित्रा ने राम सिया त्रिपाठी का नाम सुना उसके चेहरे पर मानो जैसे खुशी की लहर दौड़ पड़ी और वो छलांग लगाकर खड़ी हुई और भागकर दरवाजे के बाहर खड़े हुए राम सिया त्रिपाठी के कसकर गले लग जाती है और वो कुछ ऐसा बोली कि राम सिया त्रिपाठी जी की हवा निकल गई और हैरानी में त्रिपाठी साहिब ने उसे एकदम से अपने से दूर कर दिया। एक्चुअली सुमित्रा ने उस वक्त ये कहा था, मुझे पता था आप आओगे पापा, लेकिन जब त्रिपाठी जी ने सुमित्रा को अपने से दूर किया तो सुमित्रा थोड़ा गुस्से से उनकी ओर घूरी। त्रिपाठी जी ने सुमित्रा से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? वो आगे से बोली शिवा द्विवेदी। वो नाम सुनकर त्रिपाठी जी थोड़ा शौक में चले गए, उनके हाथ पैर फूल गए। वो घर के बाहर बने थड़े पर अपना सर पकड़कर बैठ गए और सुमित्रा भी उनके पास जाकर बैठ गई। फिर त्रिपाठी जी वो किताब खोलते हैं जो वो अपने सीने से लगाकर अपने साथ लाए थे। एक्चुअल में वो किताब उनकी अपनी बेटी की शादी की एल्बम थी। उसमें बहुत सारी तस्वीरें थी। राम त्रिपाठी ने एक तस्वीर पर उंगली रखी और कहा क्या तुम इसे जानती हो? सुमित्रा ने उस फोटो को ध्यान से देखा और फटाफट उन सभी लोगों के नाम बोल दिए। राम त्रिपाठी उन नामों को सुन शौक में था क्योंकि वो सभी के नाम एकदम सही सही बता रही थी और जब पीछे खड़े सुमित्रा के पति ने उन फोटोज को देखा तो उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये लोग कौन है। फिर राम त्रिपाठी ने पेज पलटा, फिर से सभी लोगों के नाम सुमित्रा ने सही सही बताए। त्रिपाठी जी ने एक बार फिर से पेज पलटा और इस बार एक पर्टिकुलर फोटो पर उंगली रखी जिसमें सिर्फ एक ही जना था और सुमित्रा से पूछा क्या तुम्हें पता है ये कौन है? उस फोटो को देख सुमित्रा एकदम पॉज हो गई और एकदम से जवाब नहीं दिया। उसका इमोशन गुस्से में चेंज हो गया। वो बोली इसे मैं कैसे बोल सकती हूँ? उसने बोला ये मेरी ननंद है और इसी ने मेरे सर पर ईंट मारकर मेरी हत्या की थी। सुमित्रा कैसे बोलते ही राम त्रिपाठी ने उस किताब को नीचे फेंक दिया और कांपते हुए हाथों से सुमित्रा के गले लगकर रोने लगा। उधर सुमित्रा के पति के फ्यूज उड़ गए और सोचने लगा ये क्या तमाशा चल रहा है। मिल मिलाप के बाद त्रिपाठी जी ने सुमित्रा के पति को बोला आओ अंदर चलते हैं, फिर मैं तुम्हें सब समझाता हूं। अब अंदर बैठने के बाद राम त्रिपाठी जी ने सुमित्रा के परिवार वालों को एक स्टोरी बताई, एक ऐसी स्टोरी जिसे सुन पूरे परिवार वाले हक्के बक्के रह गए
और आपके भी होश उड़ने वाले हैं। और ये कहानी थी उसकी बेटी यानी राम त्रिपाठी की बेटी शिवा द्विवेदी की। वही शिवा द्विवेदी जिसका होने का दावा सुमित्रा पिछले कई महीनों से कर रही थी, लेकिन जगदीश और उसके परिवार वालों ने सुमित्रा का इसलिए विश्वास नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि ये शायद दोबारा जिंदा होने के बाद पगला गई है। लेकिन जब आज सुमित्रा के पति और उसके परिवार ने राम त्रिपाठी जी के मुंह से शिवा द्विवेदी का नाम सुना तो वो भी भौचक्के रह गए। राम त्रिपाठी अब बोलना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं, शिवा द्विवेदी मेरी बेटी थी। वो 24 अक्टूबर 1962 को पैदा हुई और इटावा से ही उसने अपनी पढ़ाई लिखाई और बीए पास की। 18.5 साल की उम्र में मैंने उसकी शादी डिबियापुर के छेदीलाल द्विवेदी से की। अब बात करें उसकी दूरी की तो डिबियापुर शरीफपुरा से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक छोटा सा गांव था। राम त्रिपाठी बताता है, मैं एक लेक्चरर था और मैं काफी अमीर था, तो मेरी बेटी शिवा के ससुराल वाले आए दिन मुझसे दहेज की मांग करते, इसलिए शिवा की अपने ससुराल वालों के साथ लड़ाइयां चलती रहती थी। शिवा के 2 बेटे हैं, रिंकू और टिंकू। इतना सुन जगदीश और उसके वहां बैठे परिवार वाले और भी ज्यादा हैरान हुए क्योंकि रिंकू और टिंकू को तो ही मिलने के लिए सुमित्रा अक्सर कहा करती थी। शिवा अपने ससुराल में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसी वजह से ससुराल वाले उससे नफरत करते थे और वो हर चीज पर सवाल जवाब करती थी। इन्हीं लड़ाइयों की वजह से शिवा अक्सर लेटर लिखकर अपने पापा राम त्रिपाठी को यह बताया करती थी कि उसके ससुराल में उसके साथ क्या हो रहा है। 18 मई सन 1985 शिवा की अपने ससुराल वालों के साथ बहुत ज्यादा झड़प हुई। उसी शाम शिवा ने अपने मामा को फोन करके बताया कि मुझे मारा पीटा जा रहा है, मामा प्लीज मुझे यहां से ले जाओ। उसका मामा कहता है कि मैं अभी तो नहीं आ सकता, कल जरूर आ जाऊंगा। अगला दिन आता है 19 मई सन 1985। ये वो दिन था जब शिवा द्विवेदी की बॉडी फफून रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर पाई गई। शिवा के मामा ने पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके ससुराल वालों ने ही उसे मार डाला, लेकिन उसके परिवार वालों ने कहा कि वो झगड़ा करके रात को चली गई थी और कर लिया। पर हैरानी वाली बात थी, उस रात कोई भी ट्रेन नहीं आई थी। उसके सर पर तो सिर्फ एक चोट का निशान था, ना ही किसी कटने का निशान। उसके अलावा उसकी पूरी बॉडी सही सलामत थी। शिवा के मामा शिवा के ससुराल वालों के पास रोते रहे कि प्लीज इसका अभी अंतिम संस्कार मत करो, पहले उसके पिता को आ लेने दो और इसका पोस्टमार्टम होने दो। लेकिन उन्होंने किसी की बिना सुनी और जल्दी से जल्दी बिना पोस्टमार्टम के उसकी बॉडी को जला दिया। जब शिवा के पिता राम त्रिपाठी डिबियापुर पहुंचे तो उनके हाथ सिर्फ अपनी बेटी की राख आई, जिसके बाद शिवा के ससुराल वालों को अरेस्ट तो किया गया, लेकिन बिना कोई सबूत ना होने की वजह से और बॉडी ना होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। देखिए अब वहीं इसी केस के चलते राम त्रिपाठी को डिबियापुर के काफी चक्कर लगाने पड़ते थे और तभी उसने किसी से ये अफवाह सुनी कि शिवा की आत्मा यहाँ से 100 किलोमीटर दूर शरीफपुरा नाम के एक गांव की एक औरत के अंदर आ रही है। क्योंकि वो पढ़ा लिखा एक प्रोफेसर था तो उसने पहले तो इस बात को नकार दिया, लेकिन फिर एक दिन उसने अपने एक जानकार को इस बात का पता लगाने को कहा तो उस जानकार ने यह कंफर्म किया कि हाँ ये बात तो सच है। लेकिन राम त्रिपाठी जी थोड़ा गुस्से में थे। उन्होंने सोचा शायद कोई ढोंग कर रहा है और मेरी बेटी का गलत नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर 19 अक्टूबर 1985 के दिन वो शरीफपुरा गांव जाने का फैसला करता है। मैं आपको बता दूं वो पहले कभी भी शरीफपुरा गांव में नहीं गया था। उसने तो शरीफपुरा का नाम भी पहली बार सुना था। इधर उधर पूछते पूछते वो जैसे तैसे करके उस गांव में पहुंच गया। उसने वहां किसी से अजीब सी औरत का घर पूछा जिसके ऊपर भूत प्रेत वगैरह आते हैं, तो गांव वालों ने उसे जगदीश के घर का रास्ता बताया। और ये सब बताते हुए राम त्रिपाठी जी सुमित्रा के परिवार वालों को बोलते हैं, इस तरह मुझे इस घर का पता चला और मुझे खुशी है मैंने यहां आने का फैसला किया, नहीं तो मैं अपनी बेटी से दोबारा नहीं मिल पाता और ये कभी भी ना पता चलता कि उसका कातिल कौन था। तो इस तरह से त्रिपाठी जी इस घर तक पहुंचे थे। इंटरनेट और यूट्यूब पर तो ये सिर्फ अफवाहें हैं कि सुमित्रा ही अपने पापा त्रिपाठी जी को अक्सर चिट्ठियां लिखा करती थी और एड्रेस भी बताया कि कहां आना है। ये फैक्ट बिल्कुल गलत था। सुमित्रा बनी शिवा का इसमें कोई रोल नहीं था। राम सिया त्रिपाठी जी ने ही खुद अपनी मेहनत से इस घर को ढूंढा। खैर अब जो सुमित्रा के साथ जो हुआ था पहले, वो मरी थी, वो दांत कचचाने लगती थी और आंखें घूमने लगती थी। जब सुमित्रा के पति ने ये वाली स्टोरी शिवा के पापा राम त्रिपाठी को बताई तो त्रिपाठी जी भी हैरान थे, क्योंकि ऐसा कुछ त्रिपाठी जी ने अपनी जिंदगी में पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो यहाँ आया तो किसी बहरूपिया का भांडा फोड़ने, लेकिन खुद शॉक हो गया। 19 मई सन 1985 में शिवा द्विवेदी की हत्या के बाद फिर उसके 2 महीने बाद 19 जुलाई 1985 को सुमित्रा भी अपनी मौत की भविष्यवाणी करके मर जाती है और फिर पुनर्जीवित भी हो जाती है, जिसके 3 महीने के बाद
अब जाकर जब रामसिया त्रिपाठी वहां पहुंचता है तब जाकर उन्हें इन सब घटनाओं का कनेक्शन पता चलता है। मतलब शिवा की आत्मा भटकती रही पूरे 2 महीने तक, जब तक कि सुमित्रा की मौत नहीं हुई और फिर वो सुमित्रा की बॉडी के अंदर घुस गई। ये मानना काफी मुश्किल लगता है ना? आपको तो लग रहा होगा ना कि बदमाश भाई कोई कहानी सुना रहा है, ये कोई सच थोड़ा ना होगा। कैसे मान सकते हैं इन चीजों को? क्या पता सारे लोगों ने, उसके परिवार वालों ने या कह लीजिए त्रिपाठी जी ने मिलकर यह खेल रचा हो। खैर मैं आपको बता दूं, जब इस कहानी को अखबार वालों ने छापना शुरू कर दिया था तब जाकर यह कहानी अमेरिका में बैठे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के साइंटिस्ट तक पहुंची। फिर वो साइंटिस्ट खुद चलकर भारत आए और इस कहानी की जांच पड़ताल की और यह कंफर्म किया कि हाँ यह घटना बिल्कुल सच है और सच थी। और उन्होंने बकायदा एक फाइंडिंग्स भी पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने बताया कि यह कोई हॉक्स नहीं, कोई रूमर नहीं, बल्कि यह बिल्कुल सच बात है। उन्होंने बहुत से लोगों के इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए और सुमित्रा जो कि अब शिवा थी उससे भी बात की। उसकी वीडियो आप देख लीजिए। अच्छा, ये पूछना है तुमसे सुमित्रा मैंने कि नहीं, सुमित्रा मत बोलो मुझसे। हाँ, अभी शिवा ही हो तुम? हाँ, क्यों? क्या होकर के इस दुनिया में जो पैदा हो जाता है हाँ। वो क्या बार बार बदल जाता है बहन जी? अच्छा, नहीं पहले बदल चुकी हो ना तुम, इसलिए नहीं, पूछ तो रही मैं एक बार जब बदल चुकी हूँ, जब मैं एक बार सिवा हो चुकी हूँ, तो क्या बार बार हूँ। सुमित्रा अच्छा, बन तो सकती तुम हूँ? अभी शिवा ही हो? हाँ, और क्या अच्छा। सुमित्रा बन जाऊंगी तो अब? सुमित्रा के बारे में तुम कोई बात याद है? इस नहीं वक्त? है, नहीं है, कुछ वो भी मैंने नहीं? पहले ही कहा, वो अब कह रही हूँ। और यह भी पता लगाया कि उन वाओ ब्रो, व्हाट द हेल इज दिस? दोनों परिवारों का यानी त्रिपाठी जी और सुमित्रा का परिवार, उन दोनों का पहले कोई कनेक्शन नहीं था। इसलिए उन्होंने यह कंक्लूड किया कि सुमित्रा का केस पैरानॉर्मल फिनोमेना के क्षेत्र में एक लैंडमार्क एग्जांपल है। उसके अपैरेंट डेथ और रिवाइवल के बाद वो एक दूसरे व्यक्ति शिवा के जीवन और मृत्यु के बारे में डिटेल्ड और एक्यूरेट नॉलेज प्रदर्शित कर रही थी जो नॉर्मल मीन से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। सुमित्रा बनी शिवा ब्राह्मण हैबिट्स अडॉप्ट करने लगी क्योंकि शिवा ब्राह्मण फैमिली की थी और उसने अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को रिजेक्ट कर दिया, यानी सुमित्रा को। नहीं, सुमित्रा मत बोलो मुझसे। सुमित्रा बनी शिवा ने अपने पिता त्रिपाठी जी को कहा कि वो उनके घर जाना चाहेगी। इसके बाद वो अपने पिता के साथ इटावा गई, अपना घर देखा और वहां खड़ी औरतों को देखा और उसके पिता ने कहा कि इनमें से अपनी माँ को ढूंढो। पर वो धीरे से अंदर जाती है, वहां किचन में खड़ी एक औरत के पैर छूती है और गले मिलती है। उसकी माँ ने कहा बेटियां पैर नहीं छूती, वो उसके गले मिलती है। वो दोनों मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन वो अपने बेटे रिंकू टिंकू से ना मिल पाई क्योंकि एक तो सुमित्रा छोटी कास्ट से थी, वहीं शिवा के ससुराल वाले ब्राह्मण कास्ट के थे, तो वो कभी भी उसे अपने घर में घुसने नहीं दे रहे थे क्योंकि वो बॉडी सुमित्रा की थी। इसलिए शिवा ने सुमित्रा के बेटे को ही अपना बेटा मान लिया। उसने सोचा अगर मैं सुमित्रा के बेटे का ध्यान रखूंगी तो भगवान मेरे उन 2 बेटों का ध्यान रखेगा। और फिर उसने धीरे धीरे जगदीश को ही अपना पति स्वीकार कर लिया और सुमित्रा के बेटे को अपना बेटा। सुमित्रा बनी शिवा आखिर 13 साल बाद सन 1998 में अपनी आखिरी सांस लेती है और उसका पति जगदीश 2008 में सुमित्रा और शिवा अपनी दोनों पत्नियों के पास पहुंच जाता है। ओवर एंड आउट। भाई ये क्या था यार? आई डोंट इवन नो ब्रो, पर प्रीटी गुड वीडियो ब्रो, नॉट गोना लाई। क्या मतलब मूवी थी भाई, मूवी थी भाई। चलो दोस्तों चलते हैं भाई, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद दोस्तों, बाय 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 बाय।